नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। तो एक और चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, टाइम ऑफ सप्लाई का। इस चैप्टर में आपसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, किस किस तरह से आड़ा तिरछा क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है, उसकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए हमारे साथ में। ये हमारी कॉम्पैक्ट बुक है, एकदम शानदार है। 140 पेजेस के अंदर ही पूरा चैप्टर, आई मीन टू से पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट यहां पर हो जाता है। तो इधर आ जाते हैं हम मालिक। और टाइम ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर मैं ना क्या ही बताऊं मैं आपका, ये चुप चोर है, चुपचाप आएगा। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई आपकी इस महीने की, सपोज कीजिए उसने महीना दे दिया मार्च, कि मार्च महीने की जीएसटी लायबिलिटी आप हमें बताइए। अब वो यहां पर देगा आपको ट्रांजैक्शंस, हर बार यही खेलता है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस दे दी भाई मार्च के महीने की, कि ये ऐसे ऐसे करके ट्रांजैक्शन थे अपने, ठीक है। इन्हीं ट्रांजैक्शन के बीच में एक ट्रांजैक्शन देगा कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उसकी यहां पर सिटिंग फी करके थी। सिटिंग फी जनवरी महीने की थी, लेकिन कंपनी ने उसे पे किया है मार्च के महीने में। या ऐसे बनाकर देगा कि जो सिटिंग फी थी वो भाई मार्च के महीने की थी और पे करिए कहीं आगे जाकर। या ऐसे मान लीजिए कि जनवरी की ही थी, और मतलब मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। ये जनवरी की थी और इसने पे करी है, इसको मई में जाकर पे करी है। तो ऐसे में क्या होगा? क्या आप इसे मार्च महीने की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? तो यहां पर हमें देखना होता है कि भाई 61 दिन का जो चाल है, रिवर्स चार्ज लगना है इसके ऊपर, ठीक है। और 61 दिन इसके कहां पर पूरे हो रहे हैं वो भी हमें देखना है। तो पेमेंट की डेट और 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए आपका ये 15 जनवरी का था, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी और 15 मार्च, वही अपना मार्च के महीने में आकर इसका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर निकल आएगा और फिर ये इस महीने की लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमसे कहा जा रहा है कि नहीं इसका पेमेंट मई के महीने में हुआ है, तो वैसे वाले केस में ना हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड के अंदर वो 61 दिन वाली कंडीशन नहीं आ पाती। यार ह्यूमन बिहेवियर है, हम यहीं पर अटक के रह जाते हैं। तुम्हें वहां पर देखना है, सोचना कि बेटा इसका पूरा नियम क्या है। पेमेंट और 61वां दिन विच एवरेज अर्लियर, उसके 61 दिन आपके यहां पूरे हो जाएंगे। तो भले ही पेमेंट मई के महीने में जाकर हुआ, उसके बावजूद भी ये मार्च की लायबिलिटी में ऐड होना है। और यही हम गलती कराते हैं। हम नॉर्मली 61 दिन वाली बात भूलकर इसकी या तो यहां मानते हैं या यहां मानते हैं, मतलब ये दिमाग से स्किप हो जाता है। तो जब जब आरसीएम के साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई को ब्लेंड करके आपसे पूछा जाएगा, तब तब आप वहां पर गलती करोगे, तो आप इस ट्रिक में नहीं फंसेंगे। अब ये वादा कीजिए हमसे, ठीक? अच्छा, ये तो उसकी आम बात है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, टाइम ऑफ सप्लाई को अलग से नहीं पूछेगा, आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन कहां किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। स्कैन करना पड़ेगा अपने पूरे क्वेश्चन को कि बेटा टाइम ऑफ सप्लाई चुप चोर है भाई, दिक्कत कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जहां तक सवाल है प्रोविजंस को लेकर, तो प्रोविजंस में क्या क्या बात आपको दिमाग में रख के चलनी है। पहला तो ये कि जब आरसीएम की बात करते हैं और सर्विस सेक्टर में हम हैं सर्विस सेक्टर में हैं और आरसीएम की बात करी जा रही है, तो उसमें हमें ये अच्छे से ध्यान रखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से बनाएगा वो कि भाई आपका पेमेंट की डेट और 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर, ये आ जाता है। और अगर मान लीजिए आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मैटर है, आरसीएम लग रहा है, एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, 26% पर या उससे अधिक पर बन जाते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेस। तो तो अगर ये सारी बातें पूरी हो रखी हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पेमेंट की डेट और अपनी जो बुकिश एंट्री होती है, जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते थे रेसिपिएंट बाबू, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बनाया जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये बुकिश एंट्री वाला जो कंट्रोलर है तभी लगेगा जब आपके ये तीनों की तीनों बातें पूरी हो रही हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, आरसीएम का मामला रहा हो और ये रहा हो। अब आप कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो ऑलवेज आरसीएम लगता है, तो अलग से क्यों बोल रहे हो? ना मेरे मुन्ना,
ओइडार नाम की एक चिड़िया होती है जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, तो वहां पर आकर हम देखते हैं कि भाई उसमें आरसीएम इंपोर्ट ऑफ सर्विस होने के बावजूद भी वो आरसीएम कैटेगरी में नहीं आता है। खैर वो सिलेबस का आपके में नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान सुनिए। तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, आरसीएम का मामला हो, एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो, तभी आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, वरना ये चलेगा। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई सर्च या सीजर हुआ है, रेड वेड पड़ी हुई है, तो उसमें देखते हैं रिटर्न फाइलिंग की जो अपनी ड्यू डेट होती है वो पकड़ते हैं, और एक्चुअल पेमेंट की डेट एज द केस में भी वो यहां पर कंसिडर किया जाता है। और क्या गलती हो सकती है? आपसे गलती हो सकती है चिल्लर पेमेंट के अंदर आकर। जी, चिल्लर पेमेंट वो कैसे सर जी? चिल्लर पेमेंट मान लीजिए ये आपका यहां पर जनवरी का महीना है और ये आपका यहां पर फरवरी का महीना है, ठीक है। यहां पर आपका जो बिल बनता है वो 10,250 का बना, और मान लीजिए यहां पर भी उतने का ही बनता है, ठीक है। और आपने जो यहां पर पेमेंट कर दी वो भाई थोड़ी ज़्यादा कर दी, 11,000 की पेमेंट कर दी आपने यहाँ पर आकर, तो इसका मतलब आपने ना 750 की एक्सेस पेमेंट यहाँ कर दी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे आप उतना पैसा अब कम देने वाले हैं, राइट बेबी? यस सर। अब आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर कैसे निकाला जाएगा? तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर एक जो सबके लिए है, जो नेचुरल, जो बाय डिफॉल्ट है, वो ये कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी महीने के लिए निकलेगा यहां 11,000 के हिसाब से, यानी कि जितना बिल अमाउंट था वो और आगे का एडवांस दोनों को जोड़ दिया, और इसका भी निकलेगा अपना फिर 9,500, क्योंकि एडवांस पर ऑलरेडी हम टैक्स भर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक अल्टरनेट ऑप्शन और भी आता है, जिसे हम ऑप्शन 2 के नाम से बुला सकते हैं। स्पेशल चीज इसकी ये है, स्पेशल चीज इसकी ऑप्शन 2 करके है कि जो भी आपको चिल्लर अमाउंट आया है उस चिल्लर अमाउंट की बत्ती बनाकर आप कान में लगा लीजिए, और तब तक छिपा के रखना जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, तब तक आप उसे कमा ना लो। तो अभी मैं एडवांस को यहां पर हटा दूंगा, तो 10,250 पर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई यहां आएगा, और ऑब्वियसली बात जब ये अगले बिल में का हिस्सा बनेगा तो वहां पर आकर इसकी बात करेंगे, तो अगली बार भी 10,250 की यहां पर बिलिंग करा दी जाएगी। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो होना ही होना है। आपका अगर एक्सेस अमाउंट 1,000 तक का है तो आपकी ये विंडो और एडिशनली खुल जाती है, आप ऐसा भी यहां पर आकर कर सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है जी, बहुत दिन से आपने एक आवाज नहीं सुनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हमारी बात होगी मालिक। एंड उसके बाद और जो गलती आपसे हो सकती है वो गुड्स वाले केस में, एंड तक देखना, गुड्स वाले केस में ये हो सकती है मालिक। गुड्स वाले केस में क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहां पर आपको दिखाएगा कि भाई गुड्स के केस में ना हमें एडवांस पेमेंट मिला है, और ये ऐसे अलग से नहीं बोलेगा, कई सारे ट्रांजैक्शन के बीच में छिपा के डालेगा, सर्विस के 2-3 एलिमेंट बनाएगा, है ना, फिर एक गुड्स का बोलेगा। सर्विस के एडवांस जो आ रहे होंगे इस पे आप टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली निकाल रहे होंगे, है ना, लेकिन जब इसका आएगा साथ में गुड्स का एडवांस भी डाल देगा, आप उन्हीं भावनाओं में बह जाओगे और आप यहां पर गलती कर बैठोगे। एडवांस पेमेंट अगर गुड्स का है तो उस पर हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके का। जब गुड्स के केस में इनवॉइस हो जाती है, इनवॉइस की डेट कौन सी वाली? एक्चुअल डेट। अगर इनवॉइस टाइम से है तो, अगर इनवॉइस टाइम से नहीं है तो इनवॉइस इश्यू करने की जो लास्ट डेट होती है वो पकड़ लेंगे, वही बनती है आपकी यहां पर आकर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली एक लड़का है जो साड़ी पहन के घूम रहा है, यानी कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की हम लोग जब बात करके चलते हैं तो प्रैक्टिकली ये एक गुड्स की कैटेगरी में डाला गया है, और इसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है वो कंप्लीट फॉर्मूला काम करेगा, यानी कि इनवॉइस की डेट, एक्चुअल डेट या लास्ट डेट एज द केस में भी जो आए, और इट विल बी कंपेयर्ड विद द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसके लिए फॉर्मूला कंप्लीटली अपना काम करके चलेगा, राइट बेबी? यस सर। तो ये बातें आपकी यहां पर थी जो मुझे लगता था कि इस चैप्टर में आप ये गलती कर सकते थे जी। ओके सर जी। एक बार की बात है, एक गांव में गधा था। गांव वाले उस गधे से बड़े परेशान थे। वो रोज सुबह उठकर ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाला करता था। गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना इस गधे को मार दिया जाए, और उन्होंने मिलकर उस गधे को एक सूखे कुएं में धकेल दिया। धकेलने के बाद वो गधा वहां से भी ढेंचू ढेंचू की आवाजें निकाला करता था। गांव वालों ने कहा कि इसे मिट्टी से दबा देते हैं। गांव वालों ने उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू करी। जैसे ही पहली परात मिट्टी की डाली, वो उसके कमर पर जाकर पड़ी, पीठ पर जाकर पड़ी, और गधे ने पीठ से उस मिट्टी को झटक दिया, और मिट्टी नीचे गिरी और उस मिट्टी पर पैर रख के खड़ा हो गया।
फिर अगली परात आती है और उसकी पीठ पर आकर पड़ती है, वो फिर वही प्रोसेस दोहराता है, झटक देता है और उस मिट्टी पर पैर रख के खड़ा हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे कुएं में मिट्टी का स्तर बढ़ता चला गया और वो बार बार मिट्टी को झटकता और उस पर खड़ा हो जाता। ऐसे करके वो मिट्टी में दबा नहीं बल्कि गधा मिट्टी से, इवन कुएं से बाहर निकल आया। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। हर समय कोई ना कोई नेगेटिविटी की मिट्टी हमारी पीठ पर आकर पड़ती है। अगर हमने उसको तुरंत नहीं झटका तो अगला लॉट और आ रहा होगा मिट्टी का, नेगेटिविटी का, जो हमारी पीठ पर आकर पड़ेगा। हमने नहीं झटका तो ये नेगेटिविटी हमें दबा देगी और मार देगी। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी कोई नेगेटिविटी की डोज आ रही होती है तुरंत उसको झटकना होता है, जिससे कि उस नेगेटिविटी को ही पॉजिटिविटी बनाकर उस पर पैर रख के हम इस नेगेटिविटी के कुएं से बाहर निकलकर आ जाएं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम टाइम आपके चल रहे हैं, इस समय नेगेटिविटीज कुछ ज्यादा ही हावी होती हैं और जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट दिमाग में आए तो आपको क्या करना है, पीठ हिलानी है, झटकना है और झटक के आगे बढ़ना है। राधे राधे।